नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जारशाही रूसी साम्राज्य एवं ब्रिटिश साम्राज्य के बीच हुई उस शीत युद्ध के बारे में, जिसे पूरी दुनिया द ग्रेट गेम ऑफ 19th सेंचुरी के नाम से जानती है। जिसमें एक तरफ थी जारशाही रूसी साम्राज्य एवं दूसरी तरफ थी ब्रिटिश साम्राज्य एवं दोनों को इस बात का डर था कि उनके ऊपर अवश्य हमला होगा। जारशाही रूस यह सोच रहा था कि अंग्रेज अफगानिस्तान के रास्ते मध्य एशिया को अपने नियंत्रण में लेने के बारे में सोच रहे हैं, ताकि उन्हें यूरोप तक पहुंचने के लिए एक सीधा व्यापारिक मार्ग प्राप्त हो सके, क्योंकि अभी तक अंग्रेज सिर्फ केप ऑफ गुड होप जैसे लंबे समुद्री रास्ते का ही प्रयोग कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ ब्रिटिश साम्राज्य को भी डर था कि मध्य एशिया पर अपने नियंत्रण के पश्चात रूसी साम्राज्य का अगला निशाना अफगानिस्तान के रास्ते ब्रिटिश भारत ही होगा। इसलिए दोनों ही साम्राज्य अफगानिस्तान में इस प्रयास में लगी थे कि किसी भी तरह से अफगानिस्तान के आमिर यानी अफगानिस्तान के राजा को अपने पक्ष में किया जाए, जिससे कि अफगानिस्तान में उनके हिसाब से काम हो सके एवं दोनों ही बड़ी एवं शक्तिशाली साम्राज्यों के बीच अफगानिस्तान यूं ही एक मध्यवर्ती क्षेत्र यानी बफर जोन के रूप में बना रहे। रूस एवं ब्रिटिश भारत की इन्हीं बातों को आगे बढ़ाते हुए शुरू करते हैं अपने आज के इस वीडियो को, जिसका शीर्षक है द ग्रेट गेम बिटवीन जारिस्ट रशियन एम्पायर एंड ब्रिटिश एम्पायर फॉर कंट्रोल इन अफगानिस्तान। दोस्तों, ये बात तो हम सभी जानते हैं कि हमारा प्यारा देश भारत प्राचीन काल से ही सोने की चिड़िया के रूप में पूरे विश्व में विख्यात था, जिसका दुष्परिणाम यह निकला कि हमारे देश ने प्राचीन काल से ही विदेशी हमलों का सामना किया। जैसे प्राचीन काल में सिकंदर और कुषाणों का हमला हुआ, मध्यकाल में तुर्क, अरब, मंगोलों एवं मुगलों ने अपनी बर्बरता दिखलाई एवं आधुनिक काल में तो अंग्रेजों ने हमारे देश को अपना उपनिवेश ही बना लिया। लेकिन इन सब से परे हमारे भारत से करीब 2000 मील दूर के जारशाही रूसी साम्राज्य ने भी भारत की संपन्नता की बहुत सी खबरें सुन रखी थी। इस कारण से जारशाही भी भारत में व्यापार या अपने साम्राज्य के विस्तार के प्रयासों में लगी हुई थी। लेकिन रूस के भारत तक पहुंचने में सबसे बड़ी समस्याएं थी मध्य एशिया के रेगिस्तान, पामीर के पठार एवं हिंदू कुश पर्वतों की ऊंची ऊंची चोटियां। इसलिए भारत पर कब्जे के लिए रूस इन क्षेत्रों में सीधे सैनिक हमला करने के पक्ष में नहीं था। इस कारण से उसने अपने सेना या काबिल अधिकारियों को व्यापारी बनाकर पूरे मध्य एशिया, अफगानिस्तान, फारस, तिब्बत एवं लेह के इलाकों में खुफिया एवं सरल रास्तों की खोज के लिए जासूस बनाकर फैला दिया। वहीं ब्रिटेन भी लगातार अपने लिए ब्रिटिश भारत से यूरोप तक एक जमीनी व्यापारिक मार्ग की तलाश में था, जिससे कि केप ऑफ गुड होप जैसे लंबे समुद्री रास्ते का एक अन्य विकल्प भी मौजूद हो। इस जमीनी व्यापारिक मार्ग की खोज के लिए उसने भी अपने जासूसों को अफगानिस्तान, फारस, मध्य एशिया एवं पामीर के पठारी इलाकों में फैला रखे थे। इन्हीं ब्रिटिश जासूसों ने अंग्रेजों को रूस के जासूसों के इन क्षेत्रों में फैले होने की खबर सबसे पहले दी थी एवं रूस के ब्रिटिश भारत के प्रति नियत को स्पष्ट किया था। इस पूरे घटनाक्रम में एक अहम मोड़ तब आता है जब सन 1828 ईस्वी में रूस ने फारस यानी पर्सिया पर आक्रमण करके फारस के साथ एक तुर्को मनचाही नाम की संधि की, जिसके आधार पर रूस ने फारस के एक बहुत ही बड़े क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। इस वक्त तक रूसी जारशाही अफगानिस्तान एवं तिब्बत को छोड़कर मध्य एशिया के लगभग क्षेत्रों पर अपना कब्जा जमा चुकी थी एवं अफगानिस्तान के दरवाजे पर आकर खड़ी हो गई थी। वहीं अंग्रेजी साम्राज्य को भी इस वक्त तक एहसास हो चुका था कि उसके ऊपर यदि रूसी साम्राज्य का हमला होगा तो अफगानिस्तान के रास्ते ही होगा। इसलिए अंग्रेजी साम्राज्य अब किसी भी तरह से अफगानिस्तान के आमिर को अपने पक्ष में करने या अपने मनचाहे व्यक्ति को अफगानिस्तान का आमिर बनाकर अपनी स्थिति अफगानिस्तान में मजबूत करने में लग जाती है। वहीं रूस भी हर हाल में चाह रहा था कि किसी भी तरह से अफगानिस्तान के आमिर उसके इशारे पर काम करे एवं अंग्रेजों को किसी भी तरह से अफगानिस्तान से बाहर रखा जाए। वहीं इस वक्त भारत के अंदर सतलज नदी के उत्तर में महाराजा रणजीत सिंह बहुत ही मजबूत शासक हैं एवं इन्होंने अफगानिस्तान से युद्ध करके अफगानिस्तान के पेशावर प्रांत को जीत लिया है। वहीं सतलज नदी के दक्षिण में अब तक अंग्रेजी सरकार ने भारत के लगभग रियासतों को अपने नियंत्रण में ले लिया है। वहीं इस वक्त अफगानिस्तान के आमिर दोस्त मोहम्मद खान है, जो पेशावर हाथ से चले जाने के कारण महाराजा रणजीत सिंह से बहुत नाराज हैं। इस कारण से जब अंग्रेज दोस्त मोहम्मद खान के पास दोस्ती एवं रूसी साम्राज्य के प्रभाव में न आने की गुजारिश लेकर जाते हैं, तो दोस्त मोहम्मद खान ने भी अंग्रेजों से यह आग्रह किया कि वे महाराजा रणजीत सिंह से उन्हें पेशावर वापस दिला कर दें। पर ब्रिटेन ने महाराजा रणजीत सिंह के साथ पहले ही एक करार कर लिया था कि सतलज नदी के उत्तर में वह जहां तक चाहे अपने साम्राज्य का विस्तार कर सकते हैं। ऐसे में अंग्रेज उन्हें पेशावर अफगानिस्तान को वापस करने के लिए कैसे कर सकते थे। इस कारण से अंग्रेज और दोस्त मोहम्मद खान के बीच इस दोस्ती की कोशिश ने दम तोड़ दिया। दोस्त मोहम्मद को अंग्रेजों से मदद नहीं मिलने के कारण उन्होंने रूसी साम्राज्य से मदद लेकर पेशावर को जीतने का फैसला किया। जब दोस्त मोहम्मद ने 1838 में रूस के राजदूत का काबुल में बहुत ही भव्य स्वागत किया, जिससे अंग्रेजों को अपने साम्राज्य पर खतरा स्पष्ट दिखने लगा। अब अंग्रेजों के पास कोई और रास्ता नहीं बच गया था सिवाय अफगानिस्तान पर हमला करने के। इसलिए अंग्रेजों ने 1838 में ही महाराजा रणजीत सिंह एवं अफगानी सल्तनत के असली वंशज शाह शुजा दुर्रानी के साथ एक त्रिपक्षीय संधि किया, जिसमें महाराजा रणजीत सिंह को उनके सल्तनत की अफगानी कबीले से सुरक्षा, शाह शुजा को अफगानी सल्तनत या अंग्रेजों को अफगानी सल्तनत की वफादारी का करार हुआ।
यह 1839 में अंग्रेजों में महाराजा रंजीत सिंह के संयुक्त सेना ने अफगानिस्तान पर हमला कर दिया, जिसके पश्चात अंग्रेज बड़ी ही आसानी के साथ कांदाहार एवं गजनी को जीतते हुए काबुल को भी जीत गए। वहीं अंग्रेजों एवं रंजीत सिंह के हमले के बारे में सुनकर अफगानिस्तान का आमिर दोस्त मोहम्मद खान काबुल छोड़कर भाग गया। वहीं दूसरी तरफ अफगानिस्तान की राजधानी काबुल पर कब्जे के पश्चात अंग्रेजों ने शाह शुजा को अफगानिस्तान का आमिर बना दिया एवं काबुल की सुरक्षा के लिए अंग्रेजों ने अपना एक प्रतिनिधि मंडल एवं 4500 की सेना काबुल में ही छोड़ दिया। लेकिन ठीक इसके 2 साल बाद जनवरी 1842 में दोस्त मोहम्मद खान के बेटे अकबर खान के नेतृत्व में अफगानिस्तान में विद्रोह हो जाता है, जिसमें अकबर खान ने अफगानी कबीलों की मदद से काबुल को अपने कब्जे में ले लिया एवं शाह शुजा दुर्रानी को मौत के घाट उतार दिया। शाह शुजा के मृत्यु के पश्चात काबुल में बचे अंग्रेजों का प्रतिनिधि मंडल एवं 4500 की सेना के प्राण भी संकट में आ जाते हैं, क्योंकि काबुल चारों तरफ से कबीलाई लोगों के द्वारा घेर लिया गया था एवं बाहर जाने का कोई भी रास्ता सुरक्षित नहीं था। इसलिए अंग्रेज प्रतिनिधियों ने अकबर खान से यह गुजारिश की कि हमें काबुल से सुरक्षित जाने दें, बदले में हम अफगानिस्तान पर दोबारा हमला नहीं करेंगे। अकबर खान ने भी समझदारी दिखाई एवं अंग्रेजों के प्रतिनिधि मंडल एवं 4500 की सेना को काबुल से सुरक्षित जाने दिया। लेकिन काबुल से वापसी के समय इनका सामना बर्बर अफगानी कबीलों से हो गया एवं दोनों के बीच संघर्ष शुरू हो गया। इस संघर्ष में तकरीबन 6000 लोग जो काबुल से चले थे सभी के सभी इन कबीलाई लोगों के हाथों मारे गए। वहीं इस घटना की खबर ने अंग्रेजी सियासतदान जो इंग्लैंड में बैठे हुए थे को अंदर से झकझोर कर रख दिया। इस घटना के बाद ब्रिटिश भारत में इंग्लैंड के प्रतिनिधि लॉर्ड ऑकलैंड को इंग्लैंड वापस बुला लिया गया एवं लॉर्ड इलेनब्रो को गवर्नर जनरल बनाकर और अधिक शक्तियों के साथ भारत भेजा गया। लॉर्ड इलेनब्रो ने बदले की भावना के साथ मई 1842 में काबुल पर फिर से हमला किया एवं काबुल पर अपनी पताका फहरा दी, पर इस बार लॉर्ड इलेनब्रो सतर्क थे। इस कारण से 1843 तक काबुल को क्षेत्रीय आदमी के हाथ में देकर अफगानिस्तान से पूरी सेना की वापसी का इन्होंने फैसला किया एवं 1843 में इन्होंने दोस्त मोहम्मद खान को पुनः इस शर्त पर आमिर घोषित किया कि रूस का प्रभाव जब तक अफगानिस्तान में नहीं रहेगा तब तक अंग्रेज अफगानिस्तान पर दोबारा हमला नहीं करेंगे। इसके बाद 35 सालों तक अंग्रेज, रूसी एवं अफगानी तीनों लगभग शांत रहे। लेकिन इस घटना में एक नया मोड़ आया 1878 में, जब रूस ने जबरदस्ती अपना एक प्रतिनिधि मंडल काबुल के दरबार में भेज दिया। इस वक्त अफगानिस्तान के आमिर थे शेर अली। शेर अली ने रूस के इस प्रतिनिधि मंडल का बहिष्कार किया, लेकिन अंग्रेजों को संदेह था कि शेर अली अंदर ही अंदर रूसियों से मिला हुआ है। इसलिए अंग्रेजों ने भी अपना एक प्रतिनिधि मंडल काबुल के दरबार में भेजने की बात कही, जिसे शेर अली ने ठुकरा दिया। शेर अली के मना कर देने के कारण अंग्रेजों ने शेर अली के ऊपर 1843 में दोस्त मोहम्मद एवं लॉर्ड इलेनब्रो के बीच हुई संधि के उल्लंघन का आरोप लगाया एवं इसी के साथ अंग्रेजों ने अफगानिस्तान के ऊपर फिर से हमला कर दिया। इस युद्ध में भी अंग्रेजों ने बड़े ही आसानी के साथ मई 1879 आते आते कांधार और गजनी के बाद काबुल को अपने नियंत्रण में लिया। वहीं अंग्रेजों के हमले के बारे में सुनकर शेर अली भी डर से काबुल छोड़कर भाग जाते हैं एवं इसी दौरान उनकी मृत्यु भी हो जाती है। काबुल पर नियंत्रण के पश्चात मई 1879 में ही शेर अली के बेटे याकूब खान के साथ अंग्रेजों ने गंडमा की संधि की एवं इसी संधि के आधार पर अंग्रेजों ने अफगानिस्तान की विदेश नीति को अपने हाथ में ले लिया एवं याकूब खान को अफगानिस्तान का आमिर बना दिया। अंग्रेजों के अफगानिस्तान के विदेश नीति को अपने हाथ में ले लेने के कारण अफगानिस्तान के आमिर अब किसी भी देश के साथ दोस्ती या दुश्मनी करने का अधिकार खो देते हैं, क्योंकि अफगानिस्तान के आमिर की तरफ से दोस्ती या दुश्मनी करने का अधिकार अब अंग्रेजों के पास चला गया था। वहीं इसके बाद भी करीब 25 सालों तक रूस और ब्रिटेन के बीच चूहे और बिल्ली का खेल यूं ही चलता रहा। इस युद्ध में कई बार ऐसा लगा कि रूसी साम्राज्य ब्रिटिश साम्राज्य पर भारी पड़ रही है, तो कई बार ब्रिटिश साम्राज्य ने अपने जलवों से रूसी साम्राज्य के पसीने छुड़ा दिए। लेकिन दोनों ही साम्राज्य सन 1905 ईस्वी आते आते अंदर ही अंदर बातचीत के टेबल पर आने की इच्छुक नजर आने लगी थी, क्योंकि इस युद्ध में दोनों ही साम्राज्यों ने अपनी अत्यधिक ऊर्जा खर्च कर दी थी एवं दोनों ही साम्राज्य अब सुलह के रास्ते को ललचाई हुई निगाहों से देख रही थी। इसी बीच अगस्त 1907 ईस्वी में रूस के शहर पीटर्सबर्ग में बहुत ही गोपनीय तरीके से दोनों ही साम्राज्यों के विदेश मंत्रियों के बीच एक समझौता होता है। इस समझौते के आधार पर रूस ने फारस एवं तिब्बत के ऊपर अपने आधिपत्य को छोड़ दिया एवं अफगानिस्तान पर ब्रिटेन के आधिपत्य को स्वीकार कर लिया। बदले में ब्रिटेन ने अफगानिस्तान के ऊपर समूचे मध्य एशिया पर रूसी साम्राज्य के आधिपत्य को स्वीकार किया एवं आखिर में दोनों ही साम्राज्यों ने एक दूसरे के ऊपर हमला नहीं करने का लिखित आश्वासन देकर तकरीबन 100 सालों तक चले इस शीत युद्ध का अंत किया।